हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम बीपीएससी 132 के सेकंड ब्लॉक का 4th यूनिट कवर कर रहे हैं और इस यूनिट का नाम है बेसिक फीचर्स मींस मूलभूत विशेषताएं। इसका फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा भारत सरकार अधिनियम या फिर भारत शासन अधिनियम 1935। ये जो टॉपिक है हमारा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि भारत सरकार अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जिससे भारत का संविधान लेकर बना गया है। इसके बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो शब्दशः ऐसे ही ले लिए गए हैं, ऐसे जैसे ले लिए गए हैं भारतीय संविधान में, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इससे पहले इस बुक की 3 यूनिट्स की वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल पे प्लेलिस्ट जाकर आप वो देखिए और उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसे भारतीय संविधान का मूल स्रोत कहा जाता है। जो भारत सरकार अधिनियम में भारतीय संविधान का मूल स्रोत कहा जाता है क्योंकि इससे बहुत सारे आर्टिकल्स लिए गए हैं, लगभग 250 आर्टिकल्स इससे लिए गए हैं। तो इस अधिनियम में 321 आर्टिकल्स का 10 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल है। आपको पता होना चाहिए भारतीय जो संविधान हमारा जो संविधान है भारत का उसमें 395 आर्टिकल थे, जबकि जो भारतीय सरकार अधिनियम था उसमें 321 थे। तो इस जो भारतीय सरकार अधिनियम है इससे लगभग 250 जो अनुच्छेद है आर्टिकल्स है वो एज इट इज भारतीय संविधान में ले लिए गए हैं, मतलब शब्दशः ले लिए गए हैं, एज इट इज ले लिए गए हैं। इसलिए ये अधिनियम महत्वपूर्ण है और इसे भारतीय संविधान का मूल स्रोत कहा जाता है। फिर ये जो है ये विशेषता है। पहली विशेषता है भारतीय संविधान का मूल स्रोत कहा जाता है, तो ये पहली विशेषता हो जाएगी। दूसरी विशेषता इसकी हो जाएगी कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त तथा प्रांतीय स्वायत्तता शुरू। जो भारत के प्रांत थे, राज्य थे, वो 1919 अधिनियम 1919 आया था 1919, जिसने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। द्वैत शासन प्रणाली मतलब 2 स्तर की सरकार होगी। जब 1935 अधिनियम आया तो इसने ये जो शासन प्रणाली द्वैत शासन प्रणाली इसको समाप्त कर दिया और राज्य को स्वायत्तता प्रदान की, राज्य को स्वतंत्र रूप से शासन कर मतलब स्वतंत्रता प्रदान की ताकि वो संवैधानिक रूप से स्वतंत्र रूप से अपना शासन कर सके, खुद कर सके। तो ये भी हमारे जो भारत सरकार अधिनियम है 1935 उसी की देन है। फिर इसके बाद थर्ड इसकी विशेषता है केंद्रों में द्वैत शासन प्रणाली। जो वर्तमान में भारत में शासन प्रणाली है जैसे कि केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है, ये भारत सरकार अधिनियम की देन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही इसकी शुरुआत की थी। तो इसमें 2 सूचियां होती हैं। इसमें काम करने के लिए जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार, इसकी तो इसने शुरुआत कर दी थी द्वैत शासन प्रणाली से और उसके बाद इसने बांटे काम और विषय, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार क्या काम करेगी, राज्य सरकार का क्या काम करेगी, तो उसको उसने सूचियों में बांट दिया। परिसंघ सूची एक वो सूची है जिसे हम केंद्र सूची भी कह सकते हैं, जिसमें केंद्र सरकार काम करेगी। और इसके बाद प्रांतीय सूची जिसे हम राज्य सूची कहते हैं, तो उस पर राज्य सरकार काम करेगी। तीसरी सूची इसने ये बताई कि संवर्ती सूची होगी। जो संवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती। दोनों के पास ऐसे विषय हैं संवर्ती सूची में जिन विषयों का केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो ये हमारी संवर्ती सूची हो जाएगी। जो राज्य सरकार की सूची होगी उस पर केंद्र सरकार कानून तो बना सकती है, लेकिन राज्य के साथ अनुमति लेकर और उससे सलाह मशवरा करके कानून बनाएगी। लेकिन जो राज्य सरकार है तो केंद्र सरकार की अनुसूची में जो विषय है उन पर कानून नहीं बना। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसकी 4th विशेषता आएगी संघीय न्यायालय। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको पहले 1937 में इसकी स्थापना की गई थी और उस समय में इसको फेडरल कोर्ट कहा जाता था, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है उसी को फेडरल कोर्ट कहा जाता था। इसकी जो स्थापना थी 1937 में की गई थी और इसमें पहले उस समय में जब इसकी स्थापना हुई थी जब एक मुख्य न्यायाधीश होता था, 2 दूसरे अलग न्यायाधीश होते थे। लेकिन यानी कि टोटल होगा इसके 3 न्यायाधीश। उस समय में 3 न्यायाधीश होते थे, अब वर्तमान में 7 न्यायाधीश होते हैं। और इसमें बताया जाएगा कि अंतरिम शक्ति आखिरी जो निर्णय लेने का अधिकार था वो प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त था। मतलब लंदन क्योंकि वो भारत जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था, तो इसलिए भारत प्रिवी काउंसिल को इस पे आखिरी निर्णय लेने का अधिकार था। अब इसके बाद देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण। तो इसमें आएगा देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना हुई, वो भी भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही की गई, 1935 अधिनियम के द्वारा ही की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार अधिनियम की देन है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। तो आपको समझ आ गया होगा आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल को की गई थी, 1935 में की गई थी और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई। भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम ने भारतीय परिषद का अंत कर दिया।
बर्मा को मध्य प्रांत में शामिल करना इसकी 7वीं विशेषता है। बर्मा एक जगह थी जिसको मध्य प्रदेश का हिस्सा था, जिसे मध्य प्रांत में शामिल किया गया। बर्मा तथा सीटी प्रांत मध्य प्रांत के अंदर थे और इनको मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को मध्य प्रांत में शामिल किया गया था। फिर इसकी 8वीं विशेषता है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। आपको पता होगा सबसे पहले जब भारत पर अंग्रेजों ने भारत को अपने अंडर करना शुरू किया था, अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत करनी शुरू कर दी थी, तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत की जो बागडोर थी वो संभाली जाती थी। भारतीय शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। लेकिन उसके बाद जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद भारत की जो शासन व्यवस्था थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल गई और ब्रिटिश के हाथ में आ गई। लेकिन फिर धीरे धीरे जो शासन व्यवस्था थी इसकी देखभाल ब्रिटिश संसद करने लगी, यानी कि ब्रिटिश संसद के हाथ में आ गई। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च माना गया। जो अधिकार कानून ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए जाएंगे वही सर्वमान्य होंगे। तो भारत के लिए जो भी अधिकार ब्रिटिश संसद बनाएगी वो मानने पड़ेंगे। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, तो इसमें महिलाओं को सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पद्धति है, क्योंकि इसमें बताया जाएगा कि जो महिलाएं होती थी, दलित होते थे, कमजोर वर्ग होते थे, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता था। लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 की वजह से ही, या फिर कह सकते हैं हम उसकी देन है, उसकी वजह से महिलाओं, दलितों और कमजोर वर्ग को भी प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा। 10वीं विशेषता है इसकी अखिल भारतीय संघ। स्वतंत्रता से पहले पूरा देश देशी रियासतों तथा ब्रिटिश प्रांतों में बटा हुआ था, लेकिन इस अधिनियम द्वारा एक संघ बनाया गया जिसे अखिल भारतीय संघ का नाम दिया गया। मतलब ये जो अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया। देशी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत। देशी रियासतें वो होती थी जहाँ पर देसी राजा होते थे, भारतीय राजा ही राज करते थे, और ब्रिटिश प्रांत वो होते थे जहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने अपना कब्जा जमा लिया था। तो इसको जब भारतीय सरकार अधिनियम 1935 आया तो उसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। देशी रियासतों को, ब्रिटिश प्रांतों को एक साथ लाया और भारतीय एकता के सूत्र में बांधा। इस संघ में कुछ देशी रियासतें तथा सभी ब्रिटिश प्रांत शामिल किए गए। मतलब देशी रियासतें तो कम शामिल की गई, कुछ ही देशी रियासतें शामिल की गई, लेकिन ब्रिटिश प्रांत सभी इसमें शामिल किया गया। ब्रिटिश प्रांतों को इसमें शामिल होना जरूरी था, लेकिन जो देशी रियासतें थी उनकी इच्छा थी, अगर वो होना चाहे तो हो सकते, नहीं होना चाहे तो कोई वो नहीं थी उनके ऊपर पाबंदी कि उसको होना ही है। अब इसके बाद इसकी विशेषता है द्विसदनात्मक विधायिका। तो जो हम विधायिका के बारे में बात करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ये हमारे विधायिका के सदन होते हैं, तो इनका भी जो शुरुआत थी 1935 अधिनियम के द्वारा ही की गई थी। फिर इसके बाद 12वीं विशेषता इसकी राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में विधानसभा तथा विधान परिषद की स्थापना भी 1935 अधिनियम के द्वारा ही की गई थी। अब इसके बाद संविधान सभा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। संविधान किस तरह से बना, संविधान सभा क्या थी और क्यों बनाई गई थी। तो संविधान सभा जो थी वो संविधान को निर्माण करने के लिए बनाई गई। ये कैसा संगठन था जो संविधान को निर्माण करने के लिए बनाया गया था, कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था 1946 में। ये बोर्ड पर पढ़ाने वाली चीजें हैं, तो लेकिन आपको समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको आ जाएंगे धीरे धीरे। और नोट्स भी इम्पोर्टेंट है और मैंने इजी लैंग्वेज में बनाए हुए हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे ये नोट्स। तो संविधान कैबिनेट मिशन का जो गठन हुआ था वो 1946 में हुआ था और संविधान सभा कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाई गई थी। आप संविधान सभा में कई सारे सदस्य थे, जैसे कि 389 यहाँ पे दे रखा है, 389 संविधान सभा के सदस्य थे, जिसमें 292 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांतों के। ब्रिटिश प्रांत मैंने ऊपर बताया, जहाँ पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा था वहाँ पर उनको ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। तो ब्रिटिश प्रांत से जो सदस्य आए थे, प्रतिनिधि आए थे, वो 292 आए थे। फिर देशी रियासतें, तो देशी रियासतों से आए थे 93 सदस्य देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व के लिए आए थे और 4 चीफ कमिश्नर थे। तो इस तरह से 389 सदस्य बन गए थे भारतीय संविधान सभा के। अब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होती है। और जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की जो प्रस्तावना थी वो इस बैठक में प्रस्तुत की थी और फिर संविधान बनाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। तो 13 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसके बाद ही संविधान बनाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। अब इसके बाद संविधान सभा के प्रमुख अध्यक्ष और जो
समितियां थी, कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, तो उनके बारे में। सबसे पहले समिति है संचालन समिति, उसके अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद। दूसरी समिति है प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग समिति भी हम इसको कह सकते हैं, इसके अध्यक्ष है भीमराव अम्बेडकर। तीसरी समिति है इसकी प्रांतीय संविधान समिति, मतलब प्रांतों को संविधान के अंदर प्रांतों को भारत के अंदर जोड़ने की जो समिति थी, या फिर प्रांतों की राज्यों की समिति को हम कह सकते हैं। राज्यों की समिति थी, प्रांतों की समिति थी, वो समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक और महत्वपूर्ण काम किया था। जो देशी रियासतें थी, वो कुछ देशी रियासतें ऐसी थी जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती स्वतंत्रता के बाद, तो उनको भारत में शामिल करने का, भारत में विलय करने के लिए भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण काम किया, तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर संघीय संविधान समिति, तो इसके अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसके बाद एक समिति हमारी राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि 3 जून 1945 को ये घोषणा हो गई कि भारत का बंटवारा होगा। फिर उसके बाद 15 अगस्त को तो भारत आजाद हुआ था, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हो गया था। पाकिस्तान भारत से पहले आजाद हो गया था, एक दिन पहले, तो इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हो गया था। आज जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो गया, 2 अलग अलग राज्य बन गए, तो संविधान सभा का दोबारा से गठन किया गया, पुनर्गठन किया गया संविधान सभा का 31 अक्टूबर को किया गया था 1947 को दोबारा से पुनर्गठन किया गया। अब सदस्य कम हो गए, क्योंकि पहले जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो भी इसमें शामिल थे। पाकिस्तान क्योंकि अलग नहीं हुआ था जब संविधान सभा बनी थी, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया तो मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में चले, मुस्लिम लीग जो थी वो पाकिस्तान की बन गई थी, तो वहाँ के जो सदस्य थे वो सदस्य कम हो गए और अब बचे 299 सदस्य, जिसमें प्रांतीय सदस्य थे 299 और 229 जो थे वो प्रांतीय सदस्य थे, 70 देशी रियासतों के सदस्य थे। अब हमारा संविधान किस तरह से बनाया गया था? संविधान को दूसरे देशों के दुनिया के बहुत सारे संविधानों को बारीकी से अच्छी तरह से पढ़ने के बाद, जांचने के बाद, जब उन संविधानों की भारतीय संविधान में अच्छी अच्छी जो बातें थी वो शामिल कर ली गई, तो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया और फिर उसके बाद जो उन देशों के संविधानों की अच्छी बातें थी उनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हो गया और इसे संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। अब जो हमारा संविधान था वो 26 नवंबर को बन गया था 1949 को, लेकिन जो भारतीय संविधान था वो लागू हुआ था 1950 को। क्यों लागू हुआ था 1950 को? 1950 को लागू हुआ था 26 जनवरी को, इसीलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया भारतीय संविधान, जबकि वो बन गया था 26 नवंबर को? तो इसलिए लागू किया गया क्योंकि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, और फिर उसके बाद हर साल कांग्रेस 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाती थी उसके बाद से। तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए, 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए भारतीय संविधान को 26 जनवरी को 1950 को लागू किया गया। इसलिए लागू किया गया था ताकि लोगों को याद रहे कि 26 जनवरी को क्या हुआ था। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने ध्वज फहराया। इसके बाद हर साल 26 जनवरी को कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाती थी। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। जो प्रारूप तैयार हुआ था उस पर बहस हुई, बहुत बहस के बाद संविधान बना था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो संविधान था वो बहुत मुश्किल से और बहुत मेहनत के बाद बनाया गया था। बहुत अच्छी तरह से हर संविधान की जांच की गई थी, दुनिया भर के संविधानों की जांच की गई थी, और फिर उसके बाद भारत की जो आंतरिक मामले थे उनको भी देखा गया था, और उसके बाद संविधान की जो रचना की गई थी। वर्तमान समय में संविधान में एक पॉइंट है, संविधान जब बना तो उस समय 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, यानी कि 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में संविधान में 22 भाग ही हैं, 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन जो अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया अनुसूचियों में। अनुसूचियां बढ़ गई वर्तमान में, जबकि अनुच्छेद और जो भाग जो है वो उतने के उतने हैं जितने पहले थे। संविधान पर कुल खर्च किया गया था 63,96,729 इतने रुपए खर्च किए गए थे। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। 26 जनवरी को राष्ट्रीय गान, 24 जनवरी को राष्ट्रीय गान, 1950 को राष्ट्रीय गान बना और 26 जनवरी को राष्ट्रीय गीत बना। मतलब हम कह सकते हैं कि 24 जनवरी और 26 जनवरी को बना, लेकिन बन तो पहले ही गया था। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के रूप में बाद में स्वीकारा गया, मतलब 24 जनवरी और 26 जनवरी को स्वीकारा गया।
हाँ, पहला जो मंत्रिमंडल था उसके जो अध्यक्ष कौन कौन से मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री कौन कौन थे, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। पहले जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे सबको पता होगा प्रधानमंत्री थे, हमारे पीएम थे, फर्स्ट पीएम थे। और विदेश मंत्री भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। फिर इसके बाद वल्लभ भाई पटेल जो कि गृह मंत्री थे। फिर थर्ड है मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई ये रेलवे मंत्री थे। जो जीवन राम श्रम मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। और आर के षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री थे। तो गाइज ये जो टॉपिक है हमारा यहीं पर ही फिनिश हो जाता है। और अगर यहीं पर ही हम इसको फिनिश कर दें, नहीं तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी, 15 मिनट से ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसके बाद के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।